वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। सत्य वचन। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। इसी के साथ हम आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है कंजक्टिव हार्ट फेलर। उनको CHF के और कार्डियक हार्ट फेलर इज नथिंग बट CCF के नाम से जाना जाता है। तो चलो बात करते हैं CHF एंड CCF क्या। सबसे पहली बात करें तो नाम ही बता रहा है कंजक्टिव हार्ट फेलर, मतलब हार्ट फेल यहाँ पे हो रहा है। हार्ट फेलर का सिंपल मतलब हम समझे तो हार्ट जो है वो अनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडीज नीड। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा। ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलर। हार्ट फेलर को यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पे अच्छे से समझाया गया है। ये रहा सपोज के हमारा नॉर्मल हार्ट। नॉर्मल हार्ट के अंदर जैसे राइट आर्टरियम में से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल थ्रू जाएगा लंग्स में, लंग्स में से फिर से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बॉडी के अंदर। ये जो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो चीज़ हो रही है वो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो होगा, सपोज के एक जो होगा वो डायस्टोल होगा, दूसरा होगा यहाँ पे सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। यहाँ पे देखो एक डायस्टोल के बारे में पहले समझते हैं। द एनलार्ज्ड वेंट्रिकल फील विथ ब्लड। जब भी सपोज के यहाँ पे वेंट्रिकल को डायलेशन होगा तभी ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आएगा, तभी वो ऑलरेडी एनलार्ज हो चुका है। दूसरा, द स्टीफ ऑफ वेंट्रिकल फील विद द लेस ब्लड देन नॉर्मल। सपोज कि कोई रीजन की वजह से यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो स्टीफ हो चुका है, उनकी वजह से डायस्टोलिक डायसफंक्शन होगा, मतलब कि रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं होगा। तो नॉर्मल के अंदर जितना ब्लड आ रहा था उनकी कंपेयर में यहाँ पे ब्लड कम हो जाएगा। उनकी वजह से क्या होगा, ब्लड कम अंदर आएगा, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्शन भी कम ही होगा। यहाँ पे देखो दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब पंपिंग। वेंट्रिकल पंप आउट अबाउट 60% ऑफ द टोटल ब्लड। जितना ब्लड अंदर आ रहा है उसमें से 60% ब्लड को वो पंप आउट करके बाहर निकाल रहा है। मतलब कि समझो 100 ml ब्लड आया तो उसमें से 60 ml ब्लड जो है 60 ml ब्लड को हार्ट पंप आउट करके पूरी बॉडी में भेजेगा। मगर जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होंगी तो वहां क्या वेंट्रिकुलर पंप आउट लेस देन 40 to 50% ऑफ द ब्लड। मतलब कि यहाँ पे वेंट्रिकल 50% से भी नीचे ब्लड को पंप आउट करेगा। मतलब नॉर्मल में क्या हो रहा था 60% था, मगर यहाँ पे 50% से भी ब्लड को पंप आउट करेगा। उनका मतलब कि बॉडी की रिक्वायरमेंट 60 ml है, मगर ये 40 या 50 ml ब्लड पंप करेगा, मतलब कि 10 ml हर एक पेट के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी बॉडी को क्रिएट करेगी। और एक चीज यहाँ पे वेंट्रिकल पंप आउट अबाउट 60% ऑफ द ब्लड बट अमाउंट में बी लोअर देन नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो यहाँ पे लेस देन 60% ब्लड पंप आउट करेगा, मतलब कि पंप आउट हुआ ब्लड रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही कम है। तो ये जो सिचुएशन हुई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड कॉन्ट्रैक्शन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पा रहा, उसके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट जो थी वो रिक्वायरमेंट के अंदर डेफिशिएंसी आएगी। दिस टाइप ऑफ द कंडीशन वी कैन से दिस इज द हार्ट फेलर। यहाँ पे हमको दो सिचुएशन को सीखने को मिली। एक जो हार्ट फेलर जो है वो दो कंडीशन में होगा। एक, हार्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होगा, मतलब डायलेशन नहीं होगा। सेकंड थिंग जो है वो हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब हार्ट प्रॉपर ब्लड अमाउंट को पंप आउट नहीं कर पाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन में दो तरीके की डेफिशिएंसी या इश्यू या डायसफंक्शन होंगे। दिस कंडीशन वी कैन से दिस इज द कंजक्टिव हार्ट फेलर। ये जो हार्ट फेलियर जो है उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी पैथोफिजियोलॉजी काम करेगी, मतलब अंदर होगा क्या। तो उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजी मैकेनिज्म है। तो समझते हैं पहले क्या है। तो प्रेशर ओवरलोड ऑफ द हार्ट,
सपोज के हार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर ज्यादा रहेगा, ड्यू टू दिस हार्ट की काम करने की या हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन की कैपेसिटी जो है वो वीक पड़ सकती है। वॉल्यूम ओवरलोड, हार्ट के अंदर वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती जाएगी, तो धीरे धीरे हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी जो है, मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। लॉस ऑफ द फंक्शनल मायोकार्डियल टिश्यू, जो मायोकार्डियल टिश्यू है वो मेन काम है उसका कॉन्ट्रेक्शन का, मगर उनके फंक्शनल जो फंक्शनल एफिशिएंसी जो थी वो कम हो जाएगी। एंड डिक्रीज इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, वो भी वही है कि मायोकार्डियल जो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट का ब्लड जो है वो अंदर आया हुआ वेंट्रिकल का ब्लड वो बाहर निकलेगा, मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये जो है वो रीजन है। दूसरा रहा रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग, अंदर ब्लड जो है, हार्ट ऑलरेडी स्टीक हो चुका है, तो अंदर फीलिंग की अमाउंट जो है वो फीलिंग की अमाउंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये जो तो वो यहाँ पे फीलिंग में थोड़ा इश्यूज आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर रिलैक्स ना हो पाए उनकी वजह से, तो हार्ट के डिमांड के हिसाब से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। टू थियरी अबाउट द सिस्टोलिक डायसफंक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी हम समझेंगे दो तरह के डायसफंक्शन काम करेंगे। फर्स्ट वन दिस इज सिस्टोलिक डायसफंक्शन एंड सेकंड वन दिस इज द डायस्टोलिक डायसफंक्शन। तो यहाँ पे दो थियरी काम कर रही है। फर्स्ट वन दिस इज द ओल्ड थियरी इज देयर एंड सेकंड दिस इज न्यू थियरी दैट बिकम हैपनिंग विद दिस डायसफंक्शन। तो ओल्ड थियरी के अंदर क्या होगा, पंप फेल, हम ऐसा समझते थे पहले कि भाई हार्ट का पंप जो फेल हो चुका है, पंप फेल होगा मतलब ब्लड आगे सप्लाई नहीं। जैसे हम सपोज के कोई भी मोटर जो है, सपोज के हमारे कोई भी टंकी में मोटर रखी हुई है, वो मोटर फेल हो जाएगी तो आगे पानी नहीं जाएगा। सेम टू सेम हम समझते थे पहले कि हार्ट के अंदर कोई पंप है, वो पंप फेल हो चुका है, इसलिए ब्लड जो है वो आगे सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है या आगे पंप आउट नहीं हो पा रहा। इंप्रूव द हीमोडायनेमिक्स, सपोज के हीमोडायनेमिक मतलब कि नॉर्मल जो प्रोसेस हो रही थी हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की, वो उनको थोड़ा इंप्रूव कर दिया जाए तो ये जो सिस्टम थी डाइस फंक्शन की वो ओके हो जाएगी। तो ये दो थियरी पे पहले काम हो रहा था, मगर आजकल देखा जाए तो न्यू थियरी के ऊपर काम हो रहा है कि हार्ट पंप क्यों नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो उनके रीजन से न्यूरो ह्यूमरल थेरापी, न्यूरो मतलब कि न्यूरो मतलब ब्रेन, हॉर्मोनल्स मतलब हॉर्मोन्स एंड थियरी, तो न्यूरो ब्रेन के अंदर जो भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके ऊपर ये पूरी थियरी काम कर रही है। तो वो कैसे, तो यहाँ पे देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन द prognosis of the CHF and level of the some varieties of the hormone subendothelium. This is the varieties of the hormones or varieties of the chemicals that released during the some infections category. These chemicals are that become released, and due to this that affect on the heart contraction as well as the relaxation. Non-epinephrine, the non-epinephrine is the chemicals or is the hormones that released from the neurons, that means the brains, and due to these that are responsible for contraction of the heart. सपोज के डेफिशिएंसी ऑफ नॉन एपिनेफ्राइन का लेवल कम हो रहा है, मतलब कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब दिस रिलेशन विद टू द केमिकल्स एज वेल एज द हार्मोनल थेरापी। रेनिन, रेनिन एक हार्मोन्स है जो एक केमिकल्स है, वो किडनी में से रिलीज हो रहा है एंड दैट अफेक्ट ऑन और ब्लड प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट दैट ऑल्सो इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द अवर हार्ट। उसके पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कभी, मगर यहाँ पे सम केमिकल्स दैट इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। ये जो हुआ वो हमने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा समझा, मगर उसमें कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो CHF में काम करेगी। तो देयर आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF, तो उनका छोटा सा क्लासिफिकेशन है। तो इनके अंदर आएगी आयनोट्रॉपिक एजेंट, second classification vasodilator and third category this is the diuretics। इनके अंदर सबसे पहले आयनोट्रॉपिक एजेंट, दिस इज द डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, उसको बोलेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज के लिए भी और कोई जीपेट जैसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेकंड दिस इज द डोब्यूटेमाइंस, बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। थर्ड दिस इज द एम्ब्रियोनॉन and milrinone, this is the phosphodiesterase inhibitor, this is iron related compound is that effect on to iron।
Second category, this is vasodilator, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, quinalapril. दिस द ACE इनिबिटर, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एंड वो इनिबिट करेगा और आगे वाली जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस को कम करके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को यहाँ पे कम कर सकता है. दिस इज द हाइड्रोलेजिन, आइसोसोर्बाइड, minoxidil and sodium nitroprusside, that produce the vasodilatory effect. Diuretics, this is the bumetamide, furosemide, hydrochlorothiazide and metoclopramide. So this is some varieties of the drug that affect on function of heart. तो इसके अंदर फर्स्ट वन डायूरेटिक्स इज देयर, उसके अंदर भी लूप डायूरेटिक आता है, फ्यूरोसेमाइड, थायजाइड जो है हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, आल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरेनोना. मेन जो है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज देयर. These are the glycosidic drugs having cardiac ionotropic property. They increase the myocardial contractility and output in the hypodynamics heart without a proportionate increase in the oxygen consumption. Those efficiency of the failing heart is increased. मतलब हार्ट की कैपेसिटी जो है वो काम करना स्टार्ट. सोर्सेज ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो उसके अंदर मेन जो ड्रग्स है जैसे डिजिटालिस, परपुरिया, एक लीफ आता है उसमें से हमको मिलेगी ये जो मेन जैसे डिजिटॉक्सिन, गेटॉक्सिन्स एंड गेटालिन. डिजिटालिस लेनाटा एक जो प्लांट है उसका लीफ, जैसे डिजिटॉक्सिन, गेटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन. द नेक्स्ट दिस इज द स्ट्रोफेंथस ग्रेटस सीड है, दिस इज द स्ट्रोफेंथिन जी. आउवाबेन उसका एक दूसरा नाम है, दिस इज द उर्गेनिया स्कीला एंड मेरिटिमा बल्ब, दिस इज द प्रोस्किलेरिडिन ए. नेक्स्ट दिस इज द थिवेटिया नेरिफोलिया नट, दिस इज द थिवेटिन. कॉन्वालेरिया मेजालिस, this is the Corova lotoxins. Bufo vulgaris, this is the Tuaskin, this is the bufotoxin. So this is some of the sources we are getting the cardiac glycoside. And chemistry of the cardiac glycoside, what is glycoside? All cardiac glycoside, this is the allicon genin part, active pharmacologically, sugar portion. This is the glucose or the digitoxose attached at the carbon 3 of nucleus. This is the allicon steroid rings that having the cyclopentano per hydrophene etharthrin ring and lactone ring attached at the 17 position. तो ये जो स्ट्रक्चर के अंदर इनका जो बेसिक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाया गया है. Next, this is pharmacologically active residue in the, this is the algicon, but attached sugar modify the solubility and cell permeability of